ये कहानी है एक चतुर राजा की, जिसके राज्य में अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। कभी जिंदा इंसान अचानक आग की लपटों में बदलकर जल जाता, तो कभी शापित मछलियां लोगों का शिकार करती। लेकिन ये कोई जादू या तंत्र नहीं है, बल्कि एक बड़ी ही चालाकी से सोची समझी चाल है, जिसमें से खतरनाक साजिश की बू आ रही है। तो राजा अपने खास और बुद्धिमान इतिहासकार के साथ उन सभी गुत्थी का पता लगाने निकल पड़े। किस किस रहस्यों से पर्दा उठेगा और क्या वो उलझी हुई गुत्थी को सुलझा पाएंगे, ये सब सुनने के लिए मूवी स्ट्राइप के पिटारे से निकली है 2017 की कोरियन मूवी द किंग्स केस नोट। डायरेक्टर ह्यून सुंग मून, IMDb 6.4। दोस्तों, आप सभी के लिए एक और गुड न्यूज है। मूवीज के साथ साथ अब आप कोरियन, थाई, चाइनीज हर तरह की वेब सीरीज देख सकते हैं हमारे नए यूट्यूब चैनल के ड्रामा ट्राइब पे। तो जाइए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब कहानी सुनते हैं। कहानी की शुरुआत यून से हुई, जो राज दरबार में किस तरह से पेश आना है उसका अभ्यास कर रहा है। उसकी राजा के इतिहासकार पद के लिए नियुक्ति हुई है, जिसका काम है राजा के साथ रहकर उनकी हर बात को लिखना, यानी कि रिकॉर्ड रखना। और आज उसका पहला दिन है। डर के साथ साथ वो बहुत खुश भी है। इसके बाद यून की मुलाकात राजा के एक सलाहकार से हुई, जो यून को देखते ही ये भाप लेते हैं कि वही राजा का इतिहासकार बनने लायक है। अब वो उसे लेकर राजा के कक्ष में दाखिल हुए और यून का परिचय देने लगे। और यून हैरानी से कमरे के चारों तरफ देख रहा है, क्योंकि उसे राजा ही कहीं नहीं नजर आ रहे। फिर यून की नजर एक अनोखी तस्वीर पर पड़ी, जो ऊपर छत की ओर बनी है। 2 ड्रैगन की तस्वीर। उस तस्वीर को ध्यान से देख रहा यून की अचानक किसी आवाज से ध्यान टूटती है। राजा कमरे के कोने में अपने प्रयोग के कुछ सामान ढूंढ रहे थे। यून को देख वो वहाँ उनके पास आए और बोले, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक खास तरह की प्रतिभा है कि अगर तुम किसी भी चीज को देखते हो तो वो तुम्हें बिल्कुल उसी तरह लंबे समय तक याद रहती है। उसकी काबिलियत को आजमाने के लिए राजा ने सवाल किया, अपनी आंखें बंद करो और बताओ, ऊपर जो ड्रैगन की तस्वीर बनी है उसकी कितनी उंगलियां हैं? यून ने थोड़ा जोर डाला और याद किया कि एक ड्रैगन के 4 हाथ हैं, जिनमें 5 उंगलियां हैं, तो कुल मिलाकर दोनों ड्रैगन्स की 40 उंगलियां हुई। राजा दंग रह गए, क्योंकि जवाब बिल्कुल सही है। उन्होंने एक और सवाल किया कि ड्रैगन की पूंछ में कितनी नोक बने हैं। इस बार उसने दिमाग पर ज्यादा जोर डाला और पहुंच गया उन लम्हों में जब वो पहली बार अंदर दाखिल हुआ था और वो तस्वीर देखी थी। इसके बाद यून ड्रैगन की पूंछ में बने उन नोकों को गिन रहा है, जैसे मानो वो अभी इसी वक्त वही वर्तमान में मौजूद हो। और इस बार भी उसने राजा को सही जवाब दिया। राजा ने एक बार ऊपर की ओर देखा और उसे एक शाही नाम देकर वहाँ से चले गए। इसका मतलब कि राजा को वो पसंद आए। अब आधी रात को यून जब दफ्तर से बाहर निकला तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। भागने की कोशिश में उस पर हमला हो गया। हमलावरों को खबर मिली है कि उसकी राजा से आखिरी मुलाकात हुई थी। वो यून को धमकी देते हैं, राजा और तुम्हारे बीच क्या बातें हुई है, हमें सब कुछ बताओ अभी, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। राजा के कई लोग हमसे मिले हुए हैं, जो पल पल उनकी खबर हमें देते हैं। यून बोला, तो मैं उन लोगों में से नहीं जो अपने राजा से दगा करे, उन्हें धोखा दे। अगर मुझे कुछ पता भी हो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। और इतने में वहाँ से राजा आते हुए दिखे। दरअसल ये सारा कुछ राजा का ही सजाया हुआ था, ये देखने के लिए कि यून अपने इरादे का पक्का है या नहीं, कि वो उसके लिए वफादार है या नहीं। उसकी वफादारी देख राजा ने उसे अपनी ओर से एक खास लकड़ी का साँचा दिया, जिसमें नाम कुरेदा हुआ है। ये उस वक्त का एक पहचान पत्र या नाम पत्र जैसा होता था, जिसका मतलब कि अब वो भी राजा का खास आदमी बन चुका है। अब अगले दिन बड़े बाजार में आमतौर के मुकाबले आज काफी भीड़ है, क्योंकि सड़क के बीचों बीच एक पुतला लगा हुआ है, जिस पर कोई राजा को धमकी भरे पत्र छोड़ गया। तभी वहाँ राजा के सैनिकों ने आकर उस पुतले के टुकड़े कर दिए। अब उसी भीड़ में एक आदमी खून से लथपथ भाग रहा है। लोग उसे डर रहे हैं और वो बार बार यही कह रहा है, मुझे राजा से मिलना है उनसे अभी। और अगले ही पल एक चौंका देने वाली बात घटती है। उसी आदमी के सर पर अचानक से आग लग गई। किसी आग की गोली की तरह दिखाई दे रहा है वो, और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर आग की लपटों में झुलसकर जल गया। लाश राजा के सैनिक अपने साथ ले आए। लाश की जांच करने खुद राजा आए हैं, क्योंकि वो उनका ही आदमी था। उसके पास भी वैसी ही लकड़ी का पहचान पत्र मिला है। राजा बोले, हमें शव की परीक्षा करनी होगी। उस जमाने में शव की परीक्षा कुछ इस तरह से होती। पहले शव के ऊपर मिट्टी डालकर हल्के हल्के हाथों से चमड़ी निकाली जाती। राजा को शरीर संबंधी जांच की जानकारी हासिल है,
उन्होंने शव से निकाली गई चमड़ी को अपने मुंह में रखकर चखा। फिर उन्होंने जली हुई गर्दन की तरफ से दूसरी चमड़ी को भी निकालकर मुंह में रखा, तो वहाँ का स्वाद बाकी जगहों के स्वाद से अलग है। इसके बाद उन्होंने दराज से एक प्याले में रखे सफेद रंग के पाउडर को सूंघकर कहा, ये तो फास्फोरस है। फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है जो आग से दूर रहकर भी आग पकड़ लेता है, और अगर इसे इंसान के सर पर डाला जाए तो उसका दिमाग कुछ समय के लिए पैरालाइज्ड हो जाता है। उसके साथ भी यही हुआ होगा। किसी ने उसके सर पर फास्फोरस डाला और भीड़ में जब वो भटक रहा था तब किसी ने चुपके से गोली चलाई होगी और दोनों के संपर्क में आते ही आग लग गई। भीड़ होने की वजह से किसी का उस आदमी पर ध्यान नहीं गया होगा और वो आसानी से भाग गया। लेकिन राजा को ये बात समझ नहीं आई कि क्यों इतनी भीड़ में उसने ऐसा खतरनाक काम किया। इसमें पकड़े जाने का, यहाँ तक कि जान का भी खतरा है। अब राजा युन को वही रिकॉर्ड की गई फाइल सुनाने को कहते हैं। उसने उस दिन क्या क्या देखा था। उस दिन बाजार में काफी भीड़ थी। रास्ते के बीचों बीच एक पुतला रखा हुआ था जिसमें कोई संदेश लिखा था। राजा बोले, वो संदेश क्या था? युन ने कहा, मुझे लगता है आपको वो संदेश नहीं सुनना चाहिए महाराज। राजा के धमकाने पर उसने सुनाना शुरू किया। नरक की आग कई लोगों को जलाने वाली है। वो अनजान मछली 9 दिनों तक लोगों को अपना चारा बनाएगी। वही जैसे ही देश की रोशनी खत्म होगी हम सभी खुलकर जी पाएंगे। इसके बाद राजा उस संदेश का मतलब निकालते हैं। मेरे नाम का मतलब है रोशनी। वही मेरे भतीजे का नाम सियोंग है जो देश का राजा बनने वाला है, जिसका नाम का मतलब है खुलकर जीना। और संदेश में साफ लिखा है, रोशनी के खत्म होते ही सब खुलकर जी पाएंगे। राजा इस बात को हल्के में नहीं जाने दे सकता। वो युन को लेकर अपने एक खुफिया कमरे में दाखिल हुआ जहां राजा अपने खास आदमियों के साथ बैठक करता है। बैठक में राजा के सलाहकार ने बताया, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अलग अलग प्रांतों में भी ऐसे ही उनके खिलाफ प्रदर्शन और पुतले बनाए गए हैं। राजा समझ गए कि जो भी ये सब कर रहा है वो उसके ताकत को चुनौती देना चाहता है। अब राजा ने अपने आदमियों से हिमगिल राज्य में खुफिया तहकीकात करने का आदेश दिया, जहां हाल ही में राजा के खिलाफ पुतले मिले हैं। इस खुफिया तहकीकात की खबर उस राज्य के एक भी इंसान को नहीं लगनी चाहिए। दूसरी तरफ 4 लोगों की एक और बैठक हो रही है जिसमें राजा के खुद के मंत्री शियांग और कूड़ा शामिल है। राजा के खिलाफ जो साजिश षड्यंत्र रची जा रही है वो उनके ही मंत्री कर रहे हैं। तलवारबाज कूड़ा कहता है, इस वक्त अगर राजा का शक जाएगा तो सबसे ज्यादा मुझ पर जाएगा, क्योंकि वो बार बार किसी न किसी को तहकीकात करने हिमगिल भेज रहे हैं और जल्द ही उन्हें हमारे लोहे के खदानों के रहस्य के बारे में पता लग जाएगा। मंत्री शियांग ने कहा, ये पहली बार है कि मैंने राजा को अपने राज्य के बारे में इतना चिंतित देखा है, वरना उन्हें कभी राज्य की कोई परवाह नहीं होती थी। तब कूड़ा बोला, कोई बात नहीं, हमसे ही इस राज्य में पूरे देश में क्रांति आएगी जो सबको ये बताएगा कि देश चलाने, हुकूमत करने के लिए राजा या राजकुमार होना ही जरूरी नहीं है। अगली सुबह राजा के सामने कूड़ा का बुलावा आया। कूड़ा तलवारबाज होने के साथ साथ हेमगिल राज्य का राजदूत भी है। कूड़ा ने राजा से उसके यहाँ बुलाने की वजह पूछी तो राजा ने कहा, क्या तुमने मेरे खिलाफ कोई अफवाह हेमगिल राज्य में सुनी है कि सम्राट एक बहुत बड़ा तलवारबाज है? और हंसने लगा। कूड़ा शांत खड़ा है। फिर राजा ने कहा, दरअसल मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि आज से तुम मेरे युद्ध मंत्री होगे। हालात अब यहाँ की कुछ सही नहीं है। आगे आने वाले समय में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी और बाद में तुम्हें सुरक्षा मंत्री बनाने का भी सोच सकता हूँ। इतना कहकर राजा वहाँ से चले गए। अब यहाँ राज्य के 2 मछुआरे मछली पकड़ने आए हैं। उनमें से एक मछुआरा काफी डरा हुआ है शापित मछली की वजह से, जिसकी चर्चा आजकल पूरे गांव में छाई हुई है। लेकिन दूसरा मछुआरा इस चीज को नहीं मानता कि ऐसी कोई भी शापित मछली है यहाँ, ये बस एक अफवाह है। और फिर थोड़ी देर में एक बड़ी सी लहर उनकी ओर बढ़ने लगी, जैसे कोई बड़ा सा जीव तैर कर आ रहा हो। अब राजा का दरबार लगा है। मंत्री शियांग बोला, गांव वाले शापित मछली की फैली अफवाहों से परेशान हैं। राजा गुस्से में बोले, मैं इस तरह के अफवाहों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक अर्थ ना हो, और ना ही मेरे दरबार में ऐसी बेफजूल अफवाहों पर चर्चा होगी। मंत्री शियांग ने जवाब में कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन ये अफवाह राजकुमार सियोंग से जुड़ी है और अगर आपने इन अफवाहों को नजरअंदाज किया तो शायद हमारे राज्य को आने वाला राजा नहीं मिल पाएगा। ये सुनकर राजा थोड़े फिक्रमंद हो गए। अब वो राजकुमार सियोंग के घर आए हैं। राजकुमार की माँ ओल्गा ने राजा की खातिरदारी की। उसने उनका चाय से स्वागत किया। राजकुमार अभी 12 साल के हैं।
राजा उसे अपने राज्य दरबार में इसलिए नहीं लाया करते क्योंकि राजकुमार का चेहरा उन्हें उनके मरे हुए भाई की शक्ल याद दिलाती है। अब वो राजकुमार से मिले। राजा ने उससे अकेले में बात की। कहा, तुम अब बड़े हो गए हो और इसीलिए मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम सौंप रहा हूँ। काम पूरा और अच्छे से करना। आखिर वो काम क्या है यह आप थोड़ी देर में ही जानेंगे। अब उसी रात कुछ लोगों ने गहरी नींद में सोए राजकुमार के मुंह में रुमाल रख उसे बेहोश कर अगवा कर लिया। अगली सुबह राजा को राजकुमार के अगवा की खबर लगी। राजकुमार को कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही तलवारबाज कूड़ा है। राजकुमार ने उसे चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है? कूड़ा बोला, चिल्लाओ मत। मेरी अगर मर्जी हुई तो ही तुम सिंहासन में बैठ सकोगे, वरना मेरे एक इशारे पर यही मारे जाओगे। राजकुमार उसकी बातें सुन सहम गया। दूसरी तरफ राजा ने दरबार बुलाया है। कहा, मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर समुद्र भ्रमण पर जाने का विचार कर रहा हूँ। ये सुनकर मंत्री श्यांग बोले, महाराज, आप ऐसे बुरे वक्त में घूमने कैसे जा सकते हैं? आपके अपने भतीजे राजकुमार सियांग गायब है, जिसमें माना जा रहा है कि आपके ही गद्दारों का हाथ है। लेकिन अभी भी राजा के चेहरे पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं दिख रही। उल्टा उन्होंने कहा, राजकुमार कहीं गायब नहीं हुए हैं, बल्कि मैंने ही उन्हें हेमगिल राज्य जाने का काम दिया ताकि वो वहाँ के लोहे के खदानों की तहकीकात कर सके। पिछले 1 साल से हमने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, फिर भी खदानों से लोहा कम होता जा रहा है और अभी तक राजकुमार के गुम होने की कोई पक्की खबर भी नहीं आई है। राजा बिना ज्यादा चिंता किए अपनी छुट्टी मनाने चल दिए, जहाँ वो यून के साथ एक जहाज पर सवार है। अब वो अगले ही पल उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ उस शापित मछली की अफवाह फैली है। यहाँ यून को डर लग रहा है। उसने राजा से कहा, आपको नहीं लगता कि हमें पहले राजकुमार के लिए फिक्रमंद होना चाहिए? आप इस तरह चिंता मुक्त कैसे हैं? जिस पे राजा ने कहा, अगर उन्हें राजकुमार को मारना ही होता तो वो उन्हें उसी रात मार चुके होते। उन्हें कैद किया है, यानी उनका मकसद कुछ और है। बातों के दौरान उनकी नजर उसी शापित मछली पर पड़ी। ये देख राजा हंसकर ढोल बजाने लगा, जिसकी आवाज से वहाँ उनके कई सारे शाही शिकारी आ पहुँचे और उस मछली का पीछा करने लगे। शिकारियों ने उस पर हमला किया। उन्हें लगा कि मछली उनके हाथ लग गई, लेकिन तभी उसने छलांग लगाते हुए पूरी नाव को ही पलट दी। अब मछली के दोबारा दिखने पर राजा अपनी नाव उसकी तरफ बढ़ाने लगे और मछली भी उसकी ओर बढ़ने लगी। पास आते आते राजा ने अपने हथियार से उस शापित मछली पर वार किया। थोड़ी देर बाद उनके नाव के आसपास कुछ धमाके हुए और वो सभी हवा में उछलते हुए पानी में आ गिरे। राजा डूबने लगे। जल्दी से यून ने राजा को पकड़कर पानी से बाहर निकाला। यून रोने लगा, कहीं उनके मालिक को कुछ हो ना जाए, लेकिन डूबने के बाद भी वो जिंदा बच गए। अब राजा के सामने वही शिकारी है जिसने मछली पर हमला किया था। उसने बताया कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि निशाना मछली के शरीर पर लगी है, और यही चीज राजा ने भी महसूस की। वो सोचते हैं कि जब मैंने भी शापित मछली पर हमला किया तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। अब राजा यून के पास आए, उसे सारी बात बताई और पूछा, मेरे पानी में डूबने के बाद तुमने अंदर कोई अनोखी अजीब सी चीज देखी? इसके बाद यून ने दिमाग पर जोर डाला और उस वक्त में पहुंच गया जब वो पानी में गिरने से डूब रहा था, और उसने तब पानी के अंदर एक बड़े से कछुए को देखा। ये सुनकर राजा थोड़े हैरान हुए। अब राजा ने अकीरा नाम की एक जादू टोटका करने वाली महिला का नाम बताया, जिसने कई बार पहले ही मुझे इस खतरे के बारे में भविष्यवाणी की थी। यून बोला, तो आपको लगता है ये सब उस अकीरा ने किया है? यही सच्चाई जानने दोनों भेस बदलकर अकीरा के पास पहुंचे। अकीरा ने दोनों से यहाँ आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, मैं दरअसल अपने दोस्त के लिए आया हूँ। इसकी हाल ही में शाही दरबार में नौकरी लगी है, तो इसके आगे का भविष्य क्या है? अकीरा ने उसे ध्यान से देखकर कहा, ये आदमी काफी खास है, कुछ अलग काबिलियत है इसमें, और आगे चलकर ये किसी राजा के लिए मददगार भी साबित होगा। मगर ये बात पक्के से नहीं कह सकती कि ये आखिर तक राजा का सगा रहेगा या नहीं। यून ने बीच में कहा, मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है। और तब अकीरा ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। उसने एक मटका उठाकर यून के हवाले किया और कहा, इससे तुम अपना भविष्य का पता लगा सकते हो। अब वो मटका यून के हाथों में आते ही कांपने लगा, और बस वही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद सभी मटके जोर जोर से कांपने लगे। ये देख यून बहुत डर गया। फिर अकीरा ने बताया कि ये मटके कई सारे आत्माओं से भरे हैं, जो यून के हाथों में आते ही बेकाबू होकर बाहर आने के लिए उतावले हो रहे हैं। और फिर उसने कुछ मंत्र पढ़कर उन सबको शांत किया। ये सारी आत्माएं बहुत ही गुस्से में हैं।
ये सब सुन युन ने फौरन राजा को वहाँ से चलने को कहा, लेकिन निकलने से पहले राजा ने युन को गिराकर चालाकी से वहाँ रखा एक मटका उठा लिया और रास्ते में वो उसे युन को दिखाते हैं। युन भी आश्चर्यचकित हो गया। अब राजा वो मटकी युन को पकड़ाते हुए कहता है, इसमें मौजूद पानी को पियो, क्योंकि राजा ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिर किन कारणों से वो कांपने लगे थे। पर युन उस भूतिया पानी को नहीं पीना चाहता। राजा ने कहा, ये मेरा हुक्म है, अगर तुम नहीं पिए तो मैं इसे पी जाऊंगा। ये कहते ही युन ने पानी पी लिया, लेकिन पानी पीकर युन को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद राजा ने भी उसका पानी पिया और उन्हें एक डकार आई। वो समझ गए कि आखिर माजरा क्या है। अब रास्ते में राजा ने युन से कहा, ऐसे ही धीरे धीरे बस चलते रहो, क्योंकि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जैसे राजा ने अनुमान लगाया था, और ठीक एक निंजा उन्हें मारने सामने आया। हमलावर ने राजा पर हमला कर दिया। युन उन्हें बचाने सामने की ओर बढ़ा ही था कि कहीं से राजा के खास अंगरक्षक ह्युन ने उसके किए गए ब्लेड्स के हमले को अपने हमले से काट डाला। दोनों निंजा के बीच लड़ाई होने लगी और ह्युन ने उसे हरा दिया, लेकिन उस निंजा ने अपने ही ब्लेड से खुद को मार डाला ताकि राजा उससे सच न उगलवा सके। यहाँ राजा को पहले से ही पता था कि उनके ऊपर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, इसीलिए उन्होंने अपने खास अंगरक्षक ह्युन को निगरानी में लगा रखा है। इधर राजा ने जाकर उस निंजा के ब्लेड को उठाया जो काफी पैनी थी। अगले दिन राजा ने उसी ब्लेड से सुअर की चमड़ी पर दूर से फेंका और उसमें ठीक वैसे ही निशान बने जैसे उनके मरे सिपाहियों के शरीर से मिला था। राजा ने कहा, ऐसे हथियार सीमा की दूसरी तरफ पड़ोसी देश इस्तेमाल किया करते हैं। अब कहानी अतीत में जाती है। हेमगिल राज्य में लोहे का बहुत बड़ा खदान है। राजा ने वहाँ घोटाले की बू पाकर अपने सिपाहियों को छानबीन करने भेजा था, लेकिन वहाँ से सिर्फ उनकी लाशें लौटी जिन पर ऐसे निशान थे। युन ने भी जब किताब से उस निशान को सुअर की चमड़ी में लगे निशान से मिलाया तो वो हूबहू एक ही था। राजा ने कहा, इसका मतलब अब पड़ोसी देश सीमा लांघ कर हमारी जमीन पर कदम रख चुके हैं। अब अगली सुबह उठते ही युन ने देखा कि उसी मटके में फिर से हलचल हो रही है और वो एकदम से घबरा कर उठ गया। अब राजा ने उस मटके का जादू युन को भी दिखाया। राजा ने उसके अंदर नमक डाला और जब नमक पानी के साथ मिलता है उसके अंदर का कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करने लगा, जिससे पानी में बुलबुले बनने लगते हैं और वो सारी बुलबुलें एक साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, जिसके कारण ही उनमें हलचल होने लगती है। युन तो हैरान रह गया कि आखिर राजा को इतना सब कुछ कैसे मालूम। राजा ने उसके सामने किताब रखी और कहा, इस किताब के लेखक जैंग योंग ने विज्ञान की मदद से दिमाग हिला देने वाली चीजों के बारे में बताया है। ये किताब बहुत खास है। इस किताब में शापित मछली बनाने का या कहूँ एक बड़े से कछुआ बनाने का तरीका भी लिखा हुआ है। इतने में राजा के सलाहकार उस बड़े कछुए का ब्लूप्रिंट लेकर आए और कहने लगे, दरअसल जो उस दिन युन ने देखा था वो कोई कछुआ नहीं बल्कि लकड़ी से बनी एक पनडुब्बी है। मगर युन को यकीन नहीं हो रहा कि उसने कछुआ नहीं बल्कि एक पनडुब्बी देखी थी। राजा बोले, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल हमें इस किताब के महान लेखक को ढूंढना होगा। पता लगाओ कि वो इस वक्त कहाँ है। राजा के कहने पर सभी उस लेखक के बारे में पता लगाने में लग गए। इसी बीच युन को फाइल में कुछ चौंकाने वाली बात पता चली। उसमें लिखा है कि जैंगयोंग का वारिस नांगजू अभी भी जिंदा है और उसके नाम से एक घर भी दर्ज है। अब राजा और युन बिना देरी किए उस घर में पहुंचे। एक झोपड़ी के अंदर उन्हें एक बंद कुआं और उससे बंधी एक भैंस नजर आई, जिसके गोल गोल घूमने से उस कुएं के अंदर एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है। दोनों उस दरवाजे के अंदर गए। ये एक सुरंग जैसा लग रहा है। राजा को वहाँ उसे शापित मछली का ढांचा दिखा और फिर युन को वो कछुआ भी दिखा जो उसने पानी में देखा था। पास जाने पर पता चला कि वो कोई कछुआ नहीं है, एक पनडुब्बी है। इस पनडुब्बी को शापित मछली के ढांचे से ढककर ये सारे कारनामे किए जाते और जो धमाके उस दिन हुए थे वो भी बम के गोले से किए गए थे। और तभी युन के हाथ एक डायरी लगी। ये डायरी उन्हीं में से एक सिपाही की है जिन्हें राजा ने हेमगिल राज्य में खोजबीन करने भेजा था और उसकी वही मौत हो गई थी। लिखा है, उसे लोहे की खदान की एक बहुत बड़ी जगह मिली है। देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि इनमें 50 मिलियन टन का लोहा होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार खुदाई के वक्त उन्हें सिर्फ 5 लाख टन लोहा मिला। युन बोला, ये तो बहुत ही कम है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अब राजा अपने दिमाग पर जोर डालकर अब तक के सारे हादसों को याद करते हैं। सबसे पहले उस आदमी का जलना
दूसरा राजकुमार का अगवा होना, तीसरा अकीरा से मिलना और उसका ऐसा कहना कि सभी आत्माई गुस्सा है, और आखिर में जिस निंजा ने उन पर हमला किया वो उनके पड़ोसी देश का होना। असल में ये सारा कुछ मेरे खिलाफ की गई साजिश है और इसे सिर्फ दो आदमी ही अंजाम दे सकते हैं, एक मेरा मंत्री शियांग और दूसरा वो गद्दार कूड़ा। राजा और भी सारी चीजों को सोच ही रहा था कि इतने में पीछे का दरवाजा बंद हो गया और उन्हें सामने से अकीरा आती दिखी। अकीरा बोली, अरे वाह, मानना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? राजा ने कहा, ओह, तो तुम ही हो जांगयांग की बेटी, और फिर उसने दरवाजा खोलने को कहा। लेकिन अकीरा उल्टा रस्सी में आग लगाकर वहां से भाग गई। इस आग का बम से लगते ही दोनों यही विस्फोट में मारे जाएंगे। राजा ने युन को कुछ सोचने को कहा जिससे उन्हें निकलने का रास्ता मिल जाए, लेकिन आग के लपटों ने पहले ही बारूद को छू लिया और विस्फोट में वो दोनों मारे गए। इसके बाद अकीरा कूड़ा से मिली और बोली, कहाँ है मेरे पिताजी? दरअसल अकीरा उसकी मदद इसीलिए कर रही होती है क्योंकि कूड़ा ने उसके पिताजी को बंधक बना कर रखा है और ऐसा करके वो अपने पिता की जान बचा सकती है। लेकिन कूड़ा और उनके लोगों ने पहले ही उसके पिता को मार चुके हैं और अब वो लोग अकीरा को भी मारने आगे बढ़े। तभी उसने एक बड़ा सा धमाका किया और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। इधर कूड़ा ने राजकुमार के पास आकर कहा, सिंहासन में बैठने की तैयारी करो, राजा मारे गए हैं। राजा की मौत की खबर हर जगह फैल गई और राज दरबार में सभी मंत्री राजा के मरने की खुशी मना रहे हैं क्योंकि अब राजकुमार सियांग राजा बनेगा जिसे वो कठपुतली की तरह अपने इशारों में नचा पाएंगे। मगर ये क्या, राज दरबार में यून खड़ा है और वो राजा के आने का ऐलान कर रहा है। राजा को जिंदा देख मंत्री के साथ साथ कूड़ा के भी होश उड़ गए। कहानी पीछे जाती है जब अकीरा वहां आग लगाकर राजा को बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया था। तब युन यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और तभी उसे पनडुब्बी के नीचे से पानी की आवाज आई, लेकिन पनडुब्बी जमीन से बंधी हुई है। राजा ने किसी तरह लीवर को ढूंढकर उसे चालू किया और पनडुब्बी जमीन से अलग हो गई। जैसे ही दोनों पनडुब्बी के अंदर गए वो भयंकर विस्फोट हुआ, पर वो दोनों वहां से जिंदा बच निकले। अब रात में मंत्री इस चीज से काफी गुस्सा है। इतनी कोशिशों के बाद भी राजा को मार नहीं सके। खैर, इस बार भले ही राजा की जान बच गई, मगर अगली बार वो नहीं चूकने वाले और कूड़ा ने एक शख्स को अंदर बुलाया जो उनके हुक्म का इक्का है। अगली सुबह अचानक से राजा की तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो जाते हैं। युन ने तुरंत हकीम को बुलाया। हकीम बोला, ऐसा कुछ मैंने पहली बार देखा है। राजा की माँ ने कहा, शायद किसी ने उनके खाने में जहर डाल दिया होगा, मगर हकीम ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा, राजा को किसी भी तरह का जहर नहीं दिया गया है। और जब ये बात हकीम बता रहा होता है, न जाने क्यों युन को उस पर शक हुआ और उसने हकीम का पीछा किया तो पाया कि वो खुद कूड़ा के साथ शामिल है और आज रात इलाज करने के बहाने वो राजा को मारने वाले हैं। अब आधी रात को ही युन ने ये सारी बात सलाहकार को बताई। उन्होंने बताया कि राजा किडनी को ठीक करने के लिए अक्सर एक दवाई लिया करते हैं जिससे उन्हें नींद अच्छी आती है, लेकिन अगर उस दवाई के साथ दूसरी कोई भी जड़ी बूटी मिलाई जाए तो वो जहर का काम करेगी। उस जहर के तोड़ के लिए उसने युन को एक जड़ी बूटी दी और कहा, इसे खाने के बाद राजा को ठीक होने में कम से कम 12 घंटे का समय लगेगा। युन जानता है कि अगले वो घंटे राजा की जिंदगी या मौत का फैसला करेगी, इसीलिए वो रातों रात ही उन्हें अपने कंधे पर लाद कर चुपके से महल से बाहर निकल आया। खबरी से जब मंत्री और कूड़ा को पता चला तो वो भी अपने सिपाहियों के साथ उनके पीछे लग गए। युन राजा को लेकर जंगल में भाग रहा है, तभी उसके ऊपर कूड़ा के सिपाहियों का हमला हुआ, लेकिन युन वहां से भागा नहीं, डटकर खड़ा रहा। इतने में वही निंजा ह्यून आ पहुंचा। उसने युन को राजा को लेकर भागने को कहा। ह्यून ने वहां मौजूद सभी सिपाहियों को मार कर आया। अब कूड़ा और ह्यून बचे। कूड़ा ने बीच लड़ाई में धोखे से युन के सीने पर वार कर दिया और वो वही मारा गया। अब कूड़ा की नजर युन के ऊपर है, लेकिन युन कहाँ टिक सकेगा। इतने में राजा की बेहोशी टूटी और अब वो खुद उससे लड़ेंगे। कूड़ा ने कहा, तुम हार चुके हो। मैंने 10,000 सैनिकों को राजधानी बुलाया है और उनके आते ही पड़ोसी देश का रास्ता साफ हो जाएगा। जिस पे राजा बोले, हाँ ऐसा होता अगर मैंने ये भाप न लिया होता, लेकिन मैंने फरमान जारी कर दिया था कि मेरी उंगलियों के छाप के बिना कोई भी आदेश सैन्य दल खारिज कर देंगी। अब दोनों में लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के दौरान कूड़ा ने एक बार फिर राजा पर वही धोखे से वार करने का सोचा,
मगर इस बार उसकी ये तरकीब काम नहीं आई और राजा ने कोड़ा को मौत के घाट उतार दिया। राजा की जान बच गई। अब वो सीधे राजकुमार की माँ ओल्गा से मिलने पहुंचे। राजा ने ओल्गा के सामने उन्हीं दवाई का जिक्र किया जो वो सोने से पहले खाते हैं, और ओल्गा ये अच्छे से जानती है क्योंकि उसका बड़ा भाई भी यही दवाई खाया करते थे। अब दिखाता है कि जो उस रात मंत्री से मिलने आया था वो कोई और नहीं, ओल्गा ही थी। असल में ओल्गा ही वो औरत है जिसने कोड़ा को इस दवाई में दूसरी दवा डालने की बात बताई थी, क्योंकि ये ओल्गा के अलावा किसी को नहीं पता। ओल्गा ने अपनी गलती की माफी मांगी और बताया कि ये सब उसने अपने बच्चे यानी कि राजकुमार सियोंग की जान बचाने के लिए किया था। राजा ने कहा, मैं यहाँ किसी को सजा देने नहीं आया हूँ, बस यही कहने आया हूँ कि वही देश का अगला राजा भविष्य है, उसकी अच्छी सी देखभाल करना। उन्होंने ओल्गा को माफ कर दिया और ओल्गा अपने किए पर पछताती रही। इसी के साथ चतुर राजा और बुद्धिमान इतिहासकार की कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी।